Hello guys, my name is शिवम यादव एंड वेलकम टू माय चैनल MCQs विद शिवम। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अब आपके लिए पिछले यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, एएलपी, कांस्टेबल, एसआई, मतलब गैर टेक्नीशियन जितनी भी वो होती हैं पोस्ट, उन सभी के लिए मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ, जो कि आप सभी को पता है कि वो हमारे एग्ज़ाम के लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कूलाम किसकी इकाई है। कूलाम किसकी ऐसा इकाई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत आवेश। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव करता है। विद्युत आवेश की ऐसा इकाई कूलाम है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, त्वरण की ऐसा इकाई क्या है? त्वरण की ऐसा इकाई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ms माइनस का 2, मतलब ms की घात माइनस का 2। ठीक है, तो चलिए, तो इसका सही जवाब है आंसर सी। तो किसी कण या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी जो कोई कण होता है या वस्तु, उसके वेग में जो परिवर्तन होता है उसकी दर को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक ms स्क्वायर होता है। ठीक है, या फिर ms माइनस के 2 होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पर। निम्न में से कौन सी तापमान की ऐसा इकाई है? तो निम्न में से कौन सी तापमान की ऐसा इकाई है? इसका सही जवाब हो जाएगा केल्विन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति एसआई में तापमान की इकाई केल्विन के है और ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1882 में प्रस्तुत किया गया था। इस जल के हिमांक को 273 केल्विन या डिग्री एब्सोल्यूट ए डिग्री तथा क्वथनांक 373 केल्विन माना गया है। इन दोनों के बीच दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। nm की घात माइनस 2 डैश की अंतरराष्ट्रीय ऐसा इकाई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दाब। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा दाब। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक मिनट, हाँ, पहले इसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल दाब कहलाता है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। अतः दाब पृष्ठ के लंबवत बल F और पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब पृष्ठ के लंबवत बल F अपॉन A, यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब का अंतरराष्ट्रीय पद्धति ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भार की ऐसा इकाई वही है जो डैश की ऐसा इकाई होती है। तो इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी भार की इकाई है जो इकाई किसी और की भी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बल। बल की ऐसा इकाई और भार की ऐसा इकाई एक ही होती है। ठीक है, इसकी डिटेल पढ़ते हैं। तो भार तथा बल दोनों सदिश राशियां हैं। सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, भार और बल दोनों का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अथवा न्यूटन होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समय। ठीक है, पढ़ते हैं इसकी डिटेल। तो समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है। जो समय होता है वो भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व राशि के लिए कोई मात्रक नहीं है। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ, तो कुछ और राशियां देखते हैं जिसके मात्रक नहीं है, मात्रक हैं और नहीं भी। तो
आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। घनत्व का मात्रक है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या फिर ग्राम सेमी क्यूब। ठीक है। बल का होता है न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और संवेग का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती हैं? निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती हैं? ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बल और दाब। बल और दाब की इकाइयां जो होती हैं वो समान नहीं होती हैं। ठीक है। बल और दाब की इकाइयां, जो बल है और दाब है, इसकी इकाइयां समान नहीं होती हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन तथा दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। या पास्कल होता है। ठीक है। ओम की एसआई इकाई क्या है? मतलब ओम किसकी इकाई है, ये पूछा गया है कि जो ओम है वो किसकी इकाई है, मतलब किसकी इकाई है ओम। ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिरोधकता की इकाई है ओम। ओम जो है वो प्रतिरोधकता की इकाई है। ठीक है। तो चल इसकी डिटेल पढ़ते हैं। ओम मीटर प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई है। ठीक है। 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा, जो 1 मीटर लंबा कोई पदार्थ है उसका टुकड़ा जिसके अनुप्रस्थ काटा जाता है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है। ठीक है। तब पदार्थ के उस टुकड़े का प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। ठीक है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध P इज इक्वल टू R इंटू L अपॉन A ओम मीटर होता है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? मतलब जो मंदता होती है उसकी अंतरराष्ट्रीय ऐसा इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ms की घात -2। ठीक है। तो किसी गतिमान वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर को, जो किसी गतिमान, जो कि कोई भी गतिमान वस्तु है उसके वेग की परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो, यदि जो वेग है उसकी परिवर्तन दर ऋणात्मक हो तो इसे क्या कहते हैं? मंदता कहा जाता है। और मंदता का ऐसा मात्रक ms की पावर -2 होता है। ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन युग्म की ऐसा इकाइयां समान हैं? हमें इसमें यह पता करना है कि कौन सा युग्म ऐसा है जिसकी ऐसा इकाइयां समान है, मतलब वही ऐसा इकाई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्य और ऊर्जा। ठीक है। जो कार्य और ऊर्जा होती हैं उसकी ऐसा इकाई समान होती है। ठीक है। कार्य का मात्रक जूल होता है, मतलब जो कार्य की इकाई या मात्रक जो होता है वो जूल होता है। इसे संक्षेप में जे से निरूपित किया जाता है। ठीक है। ऊर्जा का मापन जूल में किया जाता है, मतलब ऊर्जा को भी जूल में ही मापा जाता है, इसलिए ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। ठीक है। अतः कार्य और ऊर्जा की ऐसा इकाइयां समान हैं। इसका विमीय सूत्र है ml² और t की पावर -2। इसका विमीय सूत्र ml² t की पावर -2 होता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 पास्कल इज इक्वल टू, मतलब इसमें यह पूछ रहा है जो 1 पास्कल होता है वो कितने के बराबर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 nm की पावर -2। ये हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है। तो जो 1 पास्कल होता है, 1 मिनट, हाँ, जो 1 पास्कल होता है वो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो इसी को हमने शॉर्ट में लिख दिया 1p इज इक्वल टू 1 nm की पावर -2। ठीक है। हमारा अगला सवाल है, 1 मिनट रुकना, हाँ अब सही है। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सॉरी मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। तो जब हम इसका मिलान करेंगे तो पहले का पहले से ही जाएगा। ठीक है। और जो दूसरे का है वो तीसरे से मिलेगा। ठीक है। और जो तीसरा है वो मिलेगा दूसरे से।
मतलब जो किलोवाट घंटा है वो जूल से मिलेगा, वाट नैनोमीटर से मिलेगा, और किलोवाट मिलेगा वाट से, और हॉर्स पावर मिलेगा 746 वाट से। मतलब 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर भी वही चीज़ है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम्पियर। समझे, जो विद्युत धारा होती है उसकी एसआई इकाई एम्पियर होती है। ठीक है। तो किसी चालक में विद्युत धारा आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। यह एक अदिश राशि है। ठीक है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, जो तरंग दैर्घ्य होती हैं उसका एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीटर। ठीक है, जो मीटर होता है वो तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, तो चलते हैं इसकी डिटेल पर। इसकी डिटेल तो इतनी ही है, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? जो कोई पदार्थ होता है उसकी मात्रा को अगर हमें मापना है तो कौन सी इकाई है जो उसे माप सकती है? आई थिंक ये मुझे तो पता नहीं है, बट इसका सही जवाब मेरे हिसाब से मोल होगा। बट मैं देखता हूँ, एक बार चेक करता हूँ। इसका सही जवाब मोल, हाँ, इसका सही जवाब है मोल। मतलब जो कोई भी पदार्थ होता है अगर हम उसकी मात्रा को मापें तो उसे मोल के द्वारा हम माप सकते हैं। जो मोल इकाई होती है उसके द्वारा हम माप सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, टच क्यों नहीं, हाँ। तो किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या का अमाप होती है। ये मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों का विशिष्ट समूह हो सकते हैं। पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक मोल होता है। एक मोल में, मैं इसे काटता हूँ, एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं। ठीक है। टेस्ला टी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। जूल कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक है तथा लक्स प्रदीप्ति का मात्रक है। ठीक है। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन सी इकाई मोल का, मतलब इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, मोल का प्रतीक मोल ही होगा, MOL। ठीक है। ठीक है, अगला सवाल पर चलते हैं हम। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? जो विद्युत ऊर्जा होती है उसका व्यय का वाणिज्यिक मात्रक है किलोवाट घंटा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, मात्रक कूलम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? जो मतलब कूलम प्रति सेकंड होता है उसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर जो होता है वो कूलम प्रति सेकंड का दूसरा मात्रक है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। तरंग का वेग, मतलब तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तरंग वेग का एसआई मात्रक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड जो होता है वो तरंग वेग का एसआई मात्रक होता है। हमारा अगला सवाल है, ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? यहाँ पर होगा किस में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेसिबल में। सॉरी, ध्वनि प्रदूषण जो होता है उसे हम डेसिबल में मापते हैं। डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। ठीक है। हमारा अगला सवाल है, ध्वनि की प्रबलता में मापी, मतलब ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? वाह, वही क्वेश्चन घुमा फिराकर फिर दोबारा आ गया है। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा डेसिबल। ठीक है, हाँ। और ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य, ध्वनि तरंग जो होती हैं वो अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है तब उनकी अनुभूति कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंगें कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है।
हमारा अगला सवाल है, अब हमारा जो मात्रक यानी यूनिट जो है उनके सवाल खत्म हो चुके हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सारे हमने आपको करा दिए हैं। ठीक है, अब आता है अगला टॉपिक मेजरमेंट यानी मापन। एक मिनट, हाँ, अगला टॉपिक है मेजरमेंट। ठीक है, जो मेजरमेंट है अब हम उसके सवाल करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल है, एक एटमॉस्फेयर मतलब जो एक एटमॉस्फेयर होता है वो किसके बराबर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ PA। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल एटमॉस्फेयर की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर से मापा जाता है तथा इसकी इकाई वार या पास्कल होती है। यानी एक एटमॉस्फेयर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसका जवाब होगा सही, एक हॉर्स पावर 746 वॉट। ये हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, जो एक हॉर्स पावर होता है वो 746 वॉट के बराबर होता है। ये हमने मिलान में पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, एक अश्वशक्ति मतलब जो हॉर्स पावर होता है उसे हम बोलते हैं हिंदी में एक अश्वशक्ति 746 वॉट के बराबर होता है। मशीनों की शक्ति को अश्वशक्ति में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, 746 वॉट, देखो वही सवाल बिल्कुल उल्टा करके पूछा गया है जबकि उसमें कोई अंतर नहीं है। 746 वॉट को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक अश्वशक्ति यानी एक हॉर्स पावर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। एक डायोप्टर के बराबर क्या होता है? जो एक डायोप्टर होता है वो किसके बराबर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 m⁻⁻1। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। एक मीटर किसके बराबर होता है? जो एक मीटर होता है वो किसके बराबर होता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा 10⁶ माइक्रोन। एक मीटर होता है वो 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है। ठीक है, जो अब देखते हैं हम एक मीटर किस किस के बराबर होता है। एक मीटर 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है, एक मीटर 10⁻³ मिमी के बराबर होता है, एक मीटर 3.2 फीट के बराबर होता है, एक मीटर 10⁻³ किलोग्राम मीटर के बराबर होता है, एक मीटर 10⁹ नैनोमीटर के बराबर होता है, एक मीटर 10⁻12 पिकोमीटर के बराबर होता है, एक मीटर 10⁻15 फेम्टोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये तो काफ़ी बराबर होता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। और हमारा अगला सवाल है, परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है? जो परमाणु की त्रिज्या होती है उसे हम किस में मापते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नैनोमीटर। ठीक है, जो नैनोमीटर होता है उसमें हम परमाणु की त्रिज्या को मापते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, प्रदीप्ति जो इल्यूमिनेशन होता है, जो प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन होता है उसकी माप निम्न में से किसके उपयोग करके की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लक्स मीटर। लक्स मीटर जो होता है उससे हम प्रदीप्ति को मापते हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, एक मिनट, हाँ, तो प्रदीप्ति की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित है। ल्यूमेन कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई है और एक लक्स बराबर है एक ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, जहां 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडेला प्रकाशीय तीव्रता के प्रकाश स्रोत का पूर्ण बहाव है। ठीक है, तो मतलब 1 लक्स इज इक्वल टू 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल है, देखिए ये कितनी बार आया है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये सवाल आया है, 2080 में दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट, पहली शिफ्ट और 18 में कितनी बार आया है ये सवाल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। 1 किलोवाट इज इक्वल टू, तो 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, तो हमारा
अगला सवाल पे चलने से पहले हम इसकी डिटेल चेक करेंगे। 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, ठीक है। 1000 वॉट इंटू 60 मिनट्स, 1000 वॉट्स जूल प्रति सेकंड इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो इसका एंड में जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका सही जवाब आ जाता है 3.6 इंटू 10⁶। एक मिनट रुकना। तो हाँ, जब हम इसे एंड में सॉल्व करेंगे तो ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला सवाल है 1 किलोवाट घंटा, जो 1 किलोवाट घंटा होता है वो ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, वाह, 36 लाख जूल के बराबर होता है। जो 1 किलोवाट घंटा की ऊर्जा होती है वो 36 लाख जूल के बराबर होती है, ठीक है। तो जो 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 1000 जूल, 1 किलोवाट घंटा 1000 जूल JS की पावर -1 के बराबर होता है, ठीक है। तो पहले इसकी डिटेल पढ़ेंगे तब चलेंगे अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है, डिटेल है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जो हमारी कार्य करने की दर होती है उसको हम शक्ति के रूप में निरूपित करते हैं, ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रक वॉट है, ठीक है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वॉट के सम्मान में रखा गया है। शक्ति इज इक्वल टू कार्य अपॉन समय, ठीक है, शक्ति के बराबर कार्य बट्टे समय। और किलोवाट, 1 किलोवाट का मान 1000 जूल प्रति सेकंड अथवा 1 किलोवाट का मान 1000 वॉट की शक्ति के बराबर होता है, ठीक है। हमारा अगला सवाल है 1 किलोवाट कितनी शक्ति के बराबर होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 1000 वॉट, ठीक है। तो अगला सवाल है 5.5 किलोवाट किसके बराबर होगा? जब हम 5.5 किलोवाट घंटा को जब हम नापेंगे तो वो किसके बराबर होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19.8 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है 5.6 किलोवाट किसके बराबर होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसे हम वैसे सॉल्व भी करके निकाल सकते हैं, जैसे कि 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। जब उसमें हमने पूछा कि 5.5 किलोवाट की बराबर कितना होता है, तो ये 5.5 इंटू 3.6 में हमने इसका गुणा कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, हम जब 5.6 का 3.6 में गुणा करेंगे तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा 20.16। अगर भरोसा नहीं है तो अभी चेक करते हैं, वैसे मेरी कैलकुलेशन के अनुसार तो इतना ही होगा, 20.16 इंटू 10⁶ जूल। तो इसका सही जवाब है, देखते हैं एक बार, एक मिनट, हाँ देख लो, मैंने कहा था अगर हम कोई भी कुछ भी हो, अगर हमें 1 किलोवाट घंटा की वैल्यू पता है, 1 किलोवाट घंटा जूल में कितने के बराबर होता है, तो हम कितने भी किलोवाट घंटा की वैल्यू निकाल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ गुणा करके, आपको भी पता होगा, ठीक है। तो यही सही है। तो हमारा अगला सवाल है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 kg इंटू 1 ms की पावर -2, ठीक है। तो फिर से अगला सवाल, वही सवाल दोबारा रिपीट है, वही सवाल फिर से रिपीट है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होगा? तो 1 kg ms की पावर -2, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। 4.6 किलोवाट घंटा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 4.6 किलोवाट घंटा अगर हम उसका 3.6 इंटू 10⁶ में अगर गुणा कर देते हैं तो उसका सही जवाब निकल आएगा। तो अगर हम इसका गुणा करेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16.56 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। इसका सही जवाब बी है, ऑब्वियस सी बात है। इसका सही जवाब हो जाएगा 2 किलोवाट घंटा का, तो इसका 3.6 में जब हम गुणा करेंगे 36 दूनी 72 और 72 तो इन सभी में आ रहा है, बट 10⁶ ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है। देखो इसमें है 10�8, इसमें 10⁵, लेकिन 10⁶ है जो 1 किलोवाट घंटा का मान होता है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल,
ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। 4.2 किलोवाट प्रति घंटा। अब तो इन्होंने बस प्रैक्टिस करा रहे हैं ये अपनी। ठीक है, तो 4.2 6 दूनी 12, तो ये ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है 15.12। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको भरोसा नहीं है तो देखो अभी दिखाता हूँ। देखो बी, चूंकि 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ है, तो 4.2 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 3.6 इंटू 4.2 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। तो 15.12 इंटू 10⁶ जूल, देखो वही निकला ना। तो सीधी सी बात है, अगर कभी भी ऐसा सवाल आता है तो आप सिर्फ ये इतना याद कीजिए कि 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है, और आप निकाल सकते हैं ये सवाल। और ये कितनी बार रिपीट हुआ है आपको भी पता होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मेरे साथ भी। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसके द्वारा मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष का मापन होता है दूरी के द्वारा। ठीक है, मतलब प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, मतलब दूरी को। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है, सॉरी एक मिनट, हाँ, प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश वर्ष में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, जो 1 नैनोमीटर होता है वो किसके बराबर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1/10⁹ m, 1/10⁹ m। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पर, और हमारा अगला सवाल है कि 1 कूलाम प्रति सेकंड के बराबर क्या होगा? तो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि 1 कूलाम प्रति सेकंड की दूसरी इकाई क्या है। इस सवाल का दूसरा रूप था वो, मतलब इसमें इसने डायरेक्ट पूछ लिया है कि 1 कूलम प्रति सेकंड किसके बराबर होता है, लेकिन उसमें उसने पूछा था कि 1 कूलम प्रति सेकंड की दूसरी इकाई क्या है। तो इसका सीधी सी बात है, सही जवाब हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, आपको इतना तो पता होना चाहिए। अगर आप रिलेट करना सीख गए, या आपको इतनी चीज़ें ध्यान रहती हैं कि पीछे हमने क्या पढ़ा था, आगे यही वही सवाल है और इसका रूप चेंज कर दिया गया है, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पर, पहले पढ़ेंगे इसकी डिटेल। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। किसी परिपथ में 1 कूलम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर, 1 कूलम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर एम्पियर धारा प्राप्त होती है। एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। विद्युत धारा इज इक्वल टू आवेश अपॉन समय। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम प्रति सेकंड। ठीक है, तो अगला सवाल है हमारा, 1 पिकोमीटर के बराबर क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10⁻12 m। ठीक है, 10⁻12 m। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पर, और उस सवाल का नाम है कि 1 जूल इज इक्वल टू, मतलब 1 जूल किसके बराबर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 जूल 1n इंटू 1m के बराबर होता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर, और हमारा अगला सवाल है, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी ऊर्जा होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3.6 10⁸ जूल। ठीक है, ओके, तो हमारा मापक यंत्र, जो हमारे मापन के जो सवाल थे वो खत्म हो चुके हैं। अब आते हैं हमारे मापक यंत्र के सवाल। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मापक यंत्र पर, और हमारा अगला सवाल है हाइग्रोमीटर। जो हाइग्रोमीटर होता है उससे क्या मापा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्द्रता। आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। वस्तु का ताप थर्मामीटर से मापा जाता है। द्रवों का घनत्व हाइड्रोमीटर से, और ऊष्मीय विकिरण वोलोमीटर से। ठीक है, अगला सवाल है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो जो ऐसा कौन सा यंत्र है
जो समुद्र के स्तर से, मतलब जो समुद्र पर जहाँ पर हमारा जहाज खड़ा होता है उस स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। सॉरी, मैं पानी की बात कर रहा था, लेकिन ये तो पनडुब्बी है, मतलब समुद्र के अंदर से ऊपर की वस्तुएं देखने के लिए ऐसा कौन सा यंत्र है जो प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेरिस्कोप। पायरोमीटर नहीं है, ज़्यादा बड़ा हो गया, पेरिस्कोप। ठीक है, पेरिस्कोप इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, और हमारा अगला सवाल है, उसके पहले हम डिटेल पढ़ेंगे। तो पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु उपयोग किया जाता है। ठीक है, एपीडियास्कोप, जो एपीडियास्कोप है इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर, जो चित्र होते हैं उसको पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है, यानी एक तरीके का प्रोजेक्टर। ठीक है, ओडोमीटर गाड़ी द्वारा चली दूरी मापने के काम में आता है। ठीक है, और हमारा अगला सवाल है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैरोमीटर। जो बैरोमीटर होता है उससे हम अपना वायुमंडलीय दबाव मापते हैं। ठीक है, और बैरोमीटर एक वायु दाब मापी यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायु दाब के मापने के लिए, जो वायु दाब होता है उसको मापने के लिए बैरोमीटर में पानी हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक हैं इवानगेलिस्टा। भाई थोड़ा और कठिन नाम रख लेता, इतने क्या ज़रूरत थी। जो इवानगेलिस्टा है टोरिसेली, इन्होंने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। ठीक है, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है? देखो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसे ही हम अपडेट आपके लिए रोज़ नई अपडेट लाएंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो आपको कराएंगे ही। आप बस हमें आप सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपके लिए अच्छे से अच्छे बेहतरीन करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी लाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और थैंक यू।